नमस्कार दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त चौहान मैंसन। किशोर चौहान और अनुपमा चौहान एक दूसरे से लड़ रहे थे अपने पोते राजवीर के लिए। किशोर चौहान अनुपमा को सुनाते हुए कहते हैं, आपके पोते को शर्म नहीं आती है। अनुपमा जी शादी के दिन ही अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया। छी, मुझे उसे अपना पोता कहते हुए भी शर्म आ रही है। अनुपमा जी चुपचाप नजरें झुकाए अशोक जी की बातें को सुन रही थी। उन्हें पता था आज जो कुछ भी हुआ है ये उनका लाड प्यार का ही नतीजा है। वह उसे लाड प्यार करती भी क्यों ना, बिन माँ बाप का बेटा जो ठहरा। फिर अशोक जी अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपको पता है ना, उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए हमने इस मासूम लड़की की बलि चढ़ा दी। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा हमारा ही पोता है। अनुपमा जी अपने पति अशोक जी को समझाते हुए कहती हैं, शांत हो जाइए ना जी, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? वो आएगा तो हम बात करेंगे ना। अशोक जी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं जैसे कि अनुपमा जी को स्कैन कर रहे हों। फिर वह अपनी एक आईब्रो उठाकर अनुपमा जी से कहते हैं, तुम मुझसे बात करोगी? सार्केस्टिक वे में कहा अनुपमा जी। हाँ, मैं उससे बात करूंगी। तो इतने सालों से क्या कर रही थी अनुपमा जी आप? अशोक जी ने एकदम से सवाल किया। अनुपमा जी थोड़ा हड़बड़ा जाती हैं। अशोक जी का ऐसा सवाल करने से वह अटकते हुए जवाब देती हैं, आ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जैसा भी हमारा पोता है वो है तो हमारा ही। अनुपमा जी की बात सुनकर अशोक जी उन पर बरसते हुए कहते हैं, पोता है हमारा, इसी बात का तो दर्द है हमें। अगर हम हमारे बहू और बेटों के एक्सीडेंट में इसे भी खो देते तो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने नहीं पड़ती। ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता हमें। कौन से पाप किए थे मेरे बहू और बेटे ने जो इस जैसा सपूत उन्हें मिला। अच्छा हुआ यह दिन देखने से पहले वह दोनों चल बसे, वरना सहन नहीं कर पाते। अनुपमा जी रोते हुए बोली, बस कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अनुपमा जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंख पोंछते हुए कहती हैं। तभी राजवीर के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कमरे से एक 20 साल की लड़की बाहर आती है। वह दिखने में मासूम और सुंदर थी। उसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। सलीके से कंधे से लटकता हुआ दुपट्टा उसके रूप को और भी बढ़ा रहा था। उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसी आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, वह भी रेड कलर की, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, कानों में रेड कलर के बड़े बड़े झुमके, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र उसकी सुहागन होने की निशानी दे रहे थे। हाथों में हरी चूड़ियों के साथ नंदिनी कयामत ढा रही थी। आज कोई भी उसे देखता तो उसे पाने की ख्वाहिश कर बैठता। अनुपमा जी और अशोक जी की नज़र जब नंदिनी पर पड़ती है तो वो मुंह खोले उसे देखते ही रहते हैं, क्योंकि नंदिनी लग रही थी इतनी खूबसूरत। अशोक जी अनुपमा जी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहते हैं, यह साक्षात लक्ष्मी, इनका तेज और इनका रूप तो देखो। आप ऐसे ऐसे लग रहा है हम साक्षात लक्ष्मी को देख रहे हैं। सही कह रहे हैं जी आप। इनकी सुंदरता और उनके चेहरे का तेज साक्षात माता लक्ष्मी जैसा है। नंदिनी उन दोनों के पास जाती है, अनुपमा जी के पास जाती है और उनके पैर छू लेती है। अनुपमा जी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर वह अशोक जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। अशोक जी भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुखी रहो। फिर वह एक साइड खड़ी हो जाती है। तब अनुपमा जी गौर से नंदिनी का चेहरा देखती हैं तो वो नंदिनी से पूछे बगैर रह नहीं पाती, बेटा आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या क्या कल रात आपको ठीक से नींद नहीं आई? नंदिनी अनुपमा जी के मुंह से यह बात सुनकर वह कल रात की यादों में गुम हो जाती है। कल रात को वो बहुत रोई थी। कल जो भी उसके साथ हुआ था उसे वह बहुत आहत हुई थी और रोते रोते ही सो गई थी। इसी कारण उसकी आंखें लाल रह गई। नंदिनी अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाते हुए अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोलती है,
अरे नहीं दादी जी, आंखों में कुछ चला गया होगा या इन्फेक्शन हो गया होगा, इसलिए हो जाता है, नंदिनी ने झूठ बोलते हुए कहा। वहीं अशोक जी और अनुपमा जी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि कल रात राजवीर ने कुछ तो ऐसा किया था जिससे नंदिनी आहत हुई थी, क्योंकि वह जानते थे उनका पोता कैसा है, इसलिए वे लोग नंदिनी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। दादाजी बात बदलते हुए नंदिनी से कहती हैं, बेटा आज तुम्हारे इस घर में पहला दिन है, पहले जाकर तुम मंदिर में दीप जला दो। माता के सामने अगर तुम्हें कुछ बनाना आता हो तो कुछ मीठा बना देना, अगर नहीं भी आता हो तो महाराज जी से कह देना, उनसे बनवा लेना, तुम बस उनकी मदद करवा देना। नंदिनी अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, जी नहीं दादी माँ, हमें मीठा बनाने आता है, हम सबसे अच्छा सूजी का शीरा बना लेते हैं, यानी कि सूजी का हलवा। अशोक जी मुस्कुरा कर, तो बात ही ख़त्म, तो तुम आज शीरा बना और उसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालना। नंदिनी हाँ में सिर हिला देती है और मंदिर की तरफ चली जाती है। नंदिनी के जाते ही अशोक जी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह अनुपमा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए कितनी मासूम है, यह आपकी वजह से इस मासूम को क्या क्या कहना पड़ रहा है। कल रात इन दोनों के बीच जो भी हुआ उसने उस बात का जिक्र तक नहीं किया, उल्टा हमसे झूठ बोल दिया। अनुपमा जी फिर से आंखों में आंसू लाते हुए कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, हमारी वजह से इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमें नहीं पता था कि राजवीर ऐसा कुछ करेगा। अशोक जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जाने दीजिए, अब राजवीर की ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है सही समय पर राजवीर सही फैसला ले और सही रास्ता चुने। अगर उसने गलत रास्ता उसका चुन लिया तो वह खुद को बर्बाद कर लेगा। हम भी उसके साथ कितने दिन रहने वाले हैं। अनुपमा जी बस इतनी ही कहती हैं। वहीं घर में बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वहाँ पर चौहान परिवार की कुलदेवी आशापुरा माँ की बड़ी सी मूर्ति थी। नंदिनी कुलदेवी के सामने दीप जलाती है और हाथ जोड़कर अपने मन में कहती है, कैसे अनोखी परीक्षा में डाल दिया है माँ आपने। एक तरफ जिससे मैंने प्यार किया उसी से ही मुझे धोखा मिला। माँ मैं कह नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर इतना दर्द छुपा है ना, मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ ना, मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ जिन्होंने मेरे दिल के साथ खेला। आप ही आगे का मार्ग दिखाइए। इतना कहकर वह मंदिर से उठकर किचन में चली जाती है। वहाँ पर सिरा बनाने लगती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर दादी माँ और दादाजी हलवे की खुशबू सुनकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। वहीं डाइनिंग टेबल के बीचों बीच सूजी का हलवा रखा हुआ था और उन पर ड्राई फ्रूट्स की बौछार की हुई थी। नंदिनी एक साइड में खड़ी होकर उनको परोसने का इंतजार कर रही थी। दादी माँ चहकते हुए कहती हैं, वाओ बेटा, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। इतना कहकर वो खुद ही हलवे को परोसने लगती हैं। खुद को दादाजी चिढ़कर अनुपमा जी की ओर देखते हुए कहते हैं, इस बुढ़िया को तो सब्र ही नहीं है, जब देखो मीठा खाने पर उतारू रहती है। दादी माँ दादाजी की बात सुनकर कहती हैं, कितना दुष्ट बुढ़ा है, यह मेरे खाने पर नज़र रख रहा है। अगर ऐसे ही मेरे खाने पर नज़र लगाई ना आपने तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दादाजी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह भी अनुपमा जी की बात पर कहते हैं, हो जैसे स्वर्ग तुम्हारे लिए पहले से बुक हो गया होगा, है ना, तुम्हारे बाप ने जो खरीदा था स्वर्ग। अनुपमा जी गुस्से से दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, ए जी बता दे रही हूँ, मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी अनुपमा जी की धमकी सुनकर अपने मन में कहते हैं, आपसे बुरा भी कोई हो सकता है इस दुनिया में। नंदिनी उन दोनों को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाइए दादाजी। दादी माँ क्यों बच्चों जैसे लड़ रहे हो, मैंने दादी माँ के हिसाब से शीरा शुगर फ्री बनाया है। इतना कहकर नंदिनी दोनों को शीरा परोसने लगती है। वहीं दादी माँ गुस्से से अपने पति को देखती हैं, फिर सिरे की तरफ देखती हैं और खाने लगती हैं, जैसे कि सिरे की जगह उन्हें खा रही हो। दोनों सिरा खाते हैं, उन्हें सिरा बहुत पसंद आता है और वह नंदिनी की तारीफ करने लगते हैं। दादाजी नंदिनी से कहते हैं, तुम जो मांगना चाहती हो बेटा मांग सकती हो, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। दादाजी बुढ़िया से सही कहा, वरना मैं इसकी बात पर कभी सहमत नहीं होता। आज तुमने बहुत अच्छा सिरा बनाया था, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
नंदिनी उन दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए और थोड़ा संकोच करते हुए कहती है, दादाजी और दादी माँ, हमें एक आपसे परमिशन चाहिए थी। दादाजी और दादी माँ दोनों नंदिनी की तरफ देखते हुए बोले, कहिए नंदिनी, कैसी परमिशन चाहिए आपको? नंदी हकलाते हुए बोलती है, वो हम हमें आज से कॉलेज जाने की परमिशन चाहिए। नंदिनी की बात सुनकर दादी माँ उससे बोलती हैं, आपको इतनी जल्दी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है नंदिनी, आपकी अभी अभी तो शादी हुई है, आप जान सकती हैं। नंदिनी कॉलेज अनुपमा जी की बात को काटते हुए दादाजी ने कहा। फिर वह अनुपमा जी को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। अनुपमा जी भी उसकी आंखें देखकर समझ जाती हैं और कहती हैं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप जा सकती हैं कॉलेज, आपको ड्राइवर छोड़ देगा। नंदिनी खुश होते हुए बोली, सच में दादी माँ? दादाजी हम कॉलेज जा सकते हैं? दादी माँ मुस्कुरा कर बोली, आप जा सकती हैं बेटा, संभल कर जाइएगा। दादाजी पानी का घूंट पीते हुए बोले, आपको कॉलेज जाना कब है, मतलब कितने बजे? नंदिनी बोली, अभी 10 बज रहे हैं और 11:30 बजे हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है। अगर हम अभी तैयार हो गए तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। दादी माँ, ठीक है, फिर हम ड्राइवर को कह देते हैं गाड़ी तैयार रखने के लिए, वह आपको कॉलेज छोड़ आएगा। इतना सुनते ही नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ पर तैयार होती है और कुछ देर में नीचे आकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं नंदिनी की गाड़ी गेट से निकल कर कॉलेज के रास्ते पर चली जाती है और उसके कुछ पल बाद राजवीर की गाड़ी BMW बंगले के अंदर एंटर होती है। नंदिनी जा चुकी थी। दादा दादी आपस में बात कर रहे थे नंदिनी की फ्यूचर को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने पोते से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी नौकर भागते हुए आता है और दादाजी के सामने खड़ा हो जाता है। दादाजी अनुपमा जी से बात रोकते हुए उस नौकर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मोनू, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों आए? मोनू अपनी नज़र झुकाकर दादाजी से बात करते हुए कहता है, बड़े मालिक छोटे पापा आ चुके हैं। मोनू की बात सुनते ही दादाजी का गुस्सा फिर से उफान पर आ जाता है। अनुपमा जी दादाजी का गुस्सा देखकर मोनू को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं और साथ ही सारे सर्वेंट को सर्वेंट क्वार्टर में जाने के लिए बोल देती हैं। अब हॉल का माहौल थोड़ा गर्म हो चुका था। दादाजी की आंखें लाल हो चुकी थी। वहीं अनुपमा जी अशोक जी की आंखें देखकर थोड़ा डर जाती हैं और उनके मन में किसी अनहोनी का अंदेशा जागने लगता है। तभी उन्हें वहां पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनुपमा जी और अशोक जी दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो राजवीर उन्हें अनदेखा कर सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी वहां पर एक कर्कश आवाज गूंजती है, आ गए तुम अय्यासी कर। राजवीर यह लफ्ज़ अपने लिए सुनता है तो वह अपना चेहरा जहां अनुपमा जी अशोक जी बैठे हुए थे उस दिशा में करता है तो वहां पर अशोक जी गुस्से में तिल मिलाते हुए वहां बैठे हुए थे। राजवीर अपनी ठंडी नज़रों से अशोक जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं अय्यासी करने नहीं गया था, अपनी प्यार के साथ था। राजवीर ने अशोक जी को जवाब देते हुए कहा, प्यार का नाम देने से अय्यासी प्यार में नहीं बदल जाती। दादाजी ने गुस्से में राजवीर से कहा, हमने तुम्हें सुबह 8 बजे फ़ोन किया था और तुम पहुँचे हो 10:30, जान सकता हूँ? राजवीर उन दोनों के पास आता है और उनके सामने खड़े होकर कहता है, मैं कहीं भी हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मिस्टर चौहान। जवान संभाल के बात करो राजवीर, वह तुम्हारे दादाजी हैं। अनुपमा जी ने गुस्से से राजवीर को घूरते हुए कहा। राजवीर भी गुस्से में उन दोनों की तरफ घूरते हुए कहता है, तो कह दीजिए अपने पति को हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो हमेशा हम पर नज़र बनाए रखें। और रही बात, मैं रात भर कहाँ था, मैं आपको यह बताना ज़रूरी नहीं समझता। राजवीर इतना ही कहा और वहाँ से जाने लगा था। तभी वहाँ पर पीछे से फिर से कर्कश आवाज़ आती है, यही संस्कार दिए थे हमने जो तुमने हमें यह दिन दिखाया। अपनी शादी की पहली रात पर ही दुल्हन को छोड़कर किसी दूसरे के पास अय्यासी करने चले गए, जरा से भी शर्म नहीं आई? राजवीर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान हंसते हुए बोला, शादी में नहीं, शादी मैं नहीं मानता, शादी को जो कि मेरे मन के खिलाफ हुई है, और ना ही मैं उस लड़की को मेरी पत्नी मानता हूँ। अशोक जी अनुपमा जी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, देख लिया आपके लाड प्यार का नतीजा, कैसे लाड साहब उल्टा जवाब देने लग गए हैं। अनुपमा जी उसकी बातों को समझते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती हैं, यह क्या है राजवीर, आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हमें आप ऐसा कर सकते हैं। उस बच्ची के साथ आपने उससे
उनसे शादी की है, अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं, फिर भी आप उन्हें शादी की पहली रात में छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाना आपको शोभा नहीं देता। राजवीर अपनी दादी की तरफ ठंडी नज़रों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, वह कोई दूसरी औरत नहीं है, मेरा पहला प्यार है। और बार बार आप उसे दूसरी औरत कहना बंद कर दीजिए दादी माँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे कहने से यह बदल तो नहीं जाएगा ना राजवीर कि तुम किसी दूसरी औरत के पास ही गए थे। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद मर्द किसी औरत के पास जाता है तो उसे दूसरी औरत या रखैल कहते हैं। तभी वहाँ पर किसी कांच की चीज़ टूटने की आवाज़ आती है, क्योंकि राजवीर ने गुस्से में सोफे के पास रखा हुआ कांच के टेबल पर जोर से हाथ मार दिया था, जिसकी वजह से वह कांच का टेबल टूट गया था। राजवीर के हाथों में भी कांच चुभ गए थे। राजवीर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, डोंट यू डेयर, मुझे गुस्सा दिलाने का प्रयास मत कीजिए दादाजी। आप जानते हैं मेरा गुस्सा कितना खराब है। आपके कहने पर उस 2 कौड़े की लड़की के साथ मैंने शादी की है, तो आप उसी में ही खुश रहिए। शादी से पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं उस 2 कौड़े की लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। वहीं दादी जी अपने पोते का गुस्सा देखकर उनके मन में भय उत्पन्न ना होने लगा था, और उसके हाथ से बहते खून को देखकर उनके मन में एक दादी की ममता जाग उठी। पर जब उन्होंने राजवीर के मुंह से ये शब्द सुने नंदिनी के लिए, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। आता भी क्यों ना, वह भी महिला थी और एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के लिए ऐसे अपशब्द सुनना उनके लिए नागवारा था। तभी दादी जी जोर से चीखते हुए कहती हैं, बस करो बस करो बस करो। राजवीर को अपनी दादी की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह फिर भी नहीं रुकता और नंदिनी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। क्यों बस करें दादी, हम क्या गलत कहा मैंने। उस जैसी लड़कियां पैसों के लिए ही हम जैसे अमीर लड़कों से शादी करती हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही है। आप खुद वहाँ मेरा रिश्ता लेकर गई थी और वो मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसे इस घर पर जो राज करना था। ऐसी लड़कियाँ पैसों के लिए किसी का बिस्तर गर्म करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, और आपने उस जैसी लड़की से मेरी शादी कर दी। राजवीर आगे कुछ कह पाता, वहाँ पर जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजने लगती है। यह थप्पड़ अनुपमा जी ने राजवीर के गालों पर जड़ा था। राजवीर का मुंह एक तरफ झुक गया था और अनुपमा जी के 5 उंगलियों के निशान राजवीर के गालों पर छप चुके थे। अनुपमा जी राजवीर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, बहुत हो गया राजवीर, हम कब से सुन रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें मार भी नहीं सकते। यह काम हमने आपके बचपन में ही कर देना चाहिए था, क्योंकि आज ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। यही संस्कार दिए हैं हमने आपको, यही परवरिश हमारी, जो किसी लड़की के लिए हम आपके मुंह से अपशब्द सुन रहे हैं। वह गरीब परिवार की और उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। वह अपने स्वाभिमान के खातिर तुम्हें छोड़ भी सकती है, यह बात याद रखना। वह ना ही तुम्हारी समीरा जैसी है जिसे बस पैसों से प्यार है, और एक बात याद रखना, वह यह शादी करना भी नहीं चाहती थी, पर हमने उसे फोर्स किया इस शादी को करने के लिए। पर अगर हमने आपके मुंह से नंदिनी के बारे में ऐसे घिनौने शब्द सुने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह एक शब्द चबा कर कहती हैं, और समय रहते ही सुधर जाइए, वरना समय भी निकल जाएगा और हाथ से जो रिश्ता है वह भी छूट जाएगा। चलिए जी अपने कमरे में, अनुपमा जी ने अशोक जी से कहा और अशोक के कमरे में चले गए। वहीं गुस्से से तिलमिलाया हुआ राजवीर वहीं खड़ा रह जाता है और अपने गाल पर अपनी दादी के थप्पड़ का एहसास करता है। पहली बार था जब उसे किसी ने इतनी जोर से मारा था। आज तक जो राजवीर लाड़ प्यार से पला बढ़ा हुआ था, अपनी दादी का राज दुलारा था, आज उसे दादी ने उसे इतनी जोर से मारा था क्योंकि नंदिनी की वजह से। और राजवीर को इस बात का और भी गुस्सा आ जाता है कि नंदिनी की वजह से उसे पहली बार अपनी दादी माँ से थप्पड़ खाना पड़ा है। राजवीर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा नंदिनी सिंह चंदेल। आज तुम्हारी वजह से मेरी दादी ने मुझ पर हाथ उठाया है, देखना इसका बदला मैं तुमसे कैसे लेता हूँ। आज से तुम उस दिन को याद करके पछताओगी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे दादाजी की इतनी कड़वी बातें सहनी पड़ी, मेरी दादी माँ की इतनी बातें सुननी पड़ी। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ आगे क्या क्या करता हूँ। राजवीर की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राजवीर की आंखें लाल हो चुकी थी, उनमें नंदिनी के प्रति नफरत और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ
मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट। नंदिनी कॉलेज आ चुकी थी और वह कॉलेज के पार्क में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी जिसमें ह्यूमन ऑर्गन के बारे में बताया गया था। नंदिनी मग्न होकर उस किताब को पढ़ रही थी, मानो उसकी पूरी दुनिया उसी किताब में समा गई हो। वहीं आजू बाजू के लड़के नंदिनी की खूबसूरती को देखकर पागल हुए जा रहे थे, क्योंकि नंदिनी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने आज ब्लैक कलर का पंजाबी सूट, उसके ऊपर डॉक्टर की सफ़ेद जैकेट, गले में लटकता हुआ उसका आइडेंटिटी कार्ड और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। उसमें नंदिनी बला की खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने अपने माथे का सिंदूर बालों में छुपा लिया था और मंगलसूत्र को दुपट्टे में वह नहीं चाहती थी कि कॉलेज में पता चले कि उसने शादी कर ली है। वहीं नंदिनी बुक पढ़ने में मग्न थी। उसके पीछे से कोई आता है तभी, और नंदिनी की आंखें ढक लेता है और चहकते हुए कहता है, पहचानो मैं कौन हूँ, पहचानो पहचानो मैं कौन हूँ। नंदिनी अपनी आंखों पर किसी के हाथ महसूस करती है तो वो अपने दोनों हाथों से उन हाथों को छूकर देखती है और उसके प्यार से मुंह से एक शब्द निकलता है, आलिया, यह तुम हो ना। आलिया नंदिनी की आंखों से अपने हाथ हटाते हुए कहती है, नंदिनी तुम हर बार कैसे पहचान लेती हो कि मैं ही हूँ। इतना कहकर आलिया नंदिनी के सामने आकर घास पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ पीछे टिकाते हुए कहती है, हाँ, छाँव में आकर कितना रिलीफ मिल रहा है। फिर आलिया नंदिनी की तरफ देखते हुए उसे सवाल करती है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी कैसी रही, कैसा है तेरा पति। थोड़ा वो लाउडली बोलती है। नंदिनी आलिया के मुंह से शादी के शब्द सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है, पर आलिया के शब्द इतने जोर से थे कि आजू बाजू के लोग उनकी तरफ नजरें गड़ाए हुए देख रहे थे। यह महसूस करते ही नंदिनी आलिया को आगे कुछ बोलती उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, ढिंढोरा पीट कर सारे कॉलेज को बता दे कि मैंने शादी कर ली है कुत्ती, और उससे भी मन ना भरे तो मेरी शादी के नाम का भंडारा करवा दे। अब बोलना, कुछ चुप क्यों है, बोलना। आलिया बस इतना ही कर पा रही थी। ओह! फिर अपने दोनों हाथ से नंदिनी के हाथ को झटकते हुए कहती है, सन की औरत, मुझे मारने का प्लान बनाया था तूने। अरे यार, इतनी ज़ोर से मुंह कौन दबाता है, और मुंह बंद करके मुझसे जवाब की अपेक्षा भी कर रही है। तेरे चाचा ने मुंह बंद करके बोला था। नंदिनी को आलिया की बातें सुनकर एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया था। बेचारी आलिया अपने मुंह को सहलाते हुए नंदिनी की तरफ घूर रही थी। आलिया दिखने में बला की खूबसूरती। नंदिनी के बाद पूरे कॉलेज में आलिया की ही खूबसूरत के चर्चे होते थे। आलिया दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाव कंधे तक बाल, 4.5 फीट की हाइट, बिल्कुल कोरियन लगती थी। नंदिनी और आलिया दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड में मिले थे, तब से लेकर अब तक उनकी दोस्ती चलती आ रही है। नंदिनी हर बात आलिया से शेयर करती है। उसके मन का जितना भी दुख हो वह आलिया के सामने बयां कर देती है। वहीं आलिया का स्वभाव नंदिनी से बिल्कुल उल्टा था। वहीं स्वाभिमानी नंदिनी पर थोड़ी इमोशनल के साथ साथ थोड़ी गुस्सैल वाली थी। वहीं आलिया ज्वालामुखी की तरह से गुस्सा आता था, कभी भी किसी पर फट पड़ती थी। नंदिनी हमेशा समझदारी से काम लेती थी तो आलिया गुस्सैल सांड की तरह किसी पर भी चढ़ जाती थी। आलिया नंदिनी के प्रति बहुत पजेसिव, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए। उसने देखा था कि नंदिनी ने बचपन में बहुत कष्ट झेले हैं और वह नंदिनी को और कष्ट नहीं देना चाहती थी। अगर नंदिनी को कोई कुछ कह देता तो आलिया पूरा कॉलेज सिर पर उठा लिया करती थी। सुबह के 11 बजे कॉलेज के खाली कमरे में नंदिनी आलिया को लेकर वहां आ गई थी। दोनों वहां एक बेंच पर बैठे हुए थे। आलिया नंदिनी की तरफ देखते हुए पूछती है, अब बता दे, कल तेरी शादी कैसी रही। तूने तो अपनी फ्रेंड को बुलाना भी सही नहीं समझा। मैं कहाँ तेरे पति को भगा कर लेकर जाने वाली थी। हाय मेरी नंदिनी, तूने प्यार भी कर लिया और शादी भी कर ली, और प्यार ऐसा वैसा नहीं, 90s के ज़माने का किया, जहाँ हीरोइन हीरो की फ़ोटो देकर उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसके प्यार की मोहर में फंस जाती है। हमें भी कब ऐसा प्यार होगा पता नहीं। आलिया ने अपने प्यार के सपने देखते हुए नंदिनी से बोला। नंदिनी आलिया की बात सुनकर एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, ऐसा प्यार तुझे कभी नसीब ना हो, भगवान से मेरी यही दुआ है। आलिया कहती है,
चुड़ैल, तू मेरा घर बसते देखना नहीं चाहती जो भगवान से ऐसी अनाप शनाप दुआएं मांग रही है। मैंने कौन सा तेरा बकरा मार दिया था जो तूने मेरे लिए ऐसी भयानक दुआ मांग रही है। आलिया ने झूठा गुस्सा नंदिनी पर करते हुए कहा। नंदिनी अपनी भरी हुई आंखों से आलिया की तरफ देखती है और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं कभी तेरे बुरे के लिए दुआ नहीं मांगूंगी, हमेशा अच्छे के लिए मांगूंगी। और तुझे जब शादी करनी होगी ना, तो उस लड़के को समझ जान, उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है वह जान, फिर जाकर शादी कर। ऐसे बिना देखे उसे शादी मत करना। ओह मेरी मधुबाला, तुझे कुछ हुआ है जो ऐसी सैड सैड बातें कर रही, ऐसी सैड सैड बातें कर मुझे और खुद को दुखी कर रही है। या आज सुबह नाश्ते में करेला खा लिया था जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। आलिया ने नंदिनी की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए कहा। आलिया का इतना कहना ही था कि नंदिनी ने झट से आलिया के गले लग जाती है। वहीं नंदिनी को अचानक गले लगते देख आलिया भी हैरान हो जाती है। तभी उसे अपने कंधे पर गीला गीला महसूस होता है। तभी उसके कानों को नंदिनी की दबी हुई आवाज़ गूंजती है। नंदिनी रोते हुए कहती है, हम बर्बाद हो गए आलिया, हम बर्बाद हो गए। नंदू ठीक तो है ना, तो रो क्यों रही है? ऐसा भी क्या हो गया बच्चा जो तू ऐसे रो रही है? आलिया ने नंदिनी की चिंता करते हुए कहा। नंदिनी रोते हुए बोली, हमने हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी आलिया। नंदिनी ने सुबकते हुए आगे कहा, मैंने जिसकी तस्वीर देखकर प्यार किया, उसके साथ शादी के सपने सजाए, वह सपने भी पूरे हुए, पर वह आगे कुछ कह पाती, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह जोर जोर से आलिया के गले लगते हुए रोने लगी। वहीं आलिया ने नंदिनी को इस तरह कभी रोते हुए नहीं देखा था, ना ही उसे इस कदर टूटे हुए देखा था। वह पहली बार नंदिनी को बेबस देख रही थी। उसने आज तक अपनी फ्रेंड को हमेशा स्वाभिमानी और प्राउड के साथ जीते हुए देखा था। गरीबी में जीवन बिताया था उसने, पर किसी किसी से भी कुछ मांगते हुए नहीं देखा था। हमेशा से स्वाभिमान और प्राउड से जीने वाली नंदिनी आज इस कदर टूटी हुई थी। यह देखकर आलिया को विश्वास नहीं हो रहा था। आलिया नंदिनी को सहलाती है, वह नंदिनी को इस कदर रोता हुआ नहीं देख सकती थी। नंदिनी के इस कदर रोने से उसके दिल में आग लग चुकी थी। नंदिनी के आंसू उसके दिल पर खंजर की तरह चुभ रहे थे। बच्चा शांत हो जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो साफ साफ बताओ और अपने आगे के शब्द कंप्लीट करो। नंदिनी आलिया से अलग होती है। आलिया नंदिनी की तरफ देख रही थी। रोने की वजह से नंदिनी की आंखें लाल हो चुकी थी, उनमें से अभी भी आंसू बह रहे थे। आलिया नंदिनी के गालों पर हाथ रखकर उसे कहती है, अब बता नंदू, तेरे साथ क्या हुआ है, क्यों इतना टूट गई है तू? आलिया, उन्होंने मुझे कल कल बच्चेलन कहा, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। आलिया, उन्होंने मुझे बिस्तर गर्म करने वाली कहा, तुम जानती हो ना मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर वह आगे रोने लगती है और रोते हुए आगे कहती है, उन्होंने मुझे चंद पैसों के लिए बिस्तर गर्म करने वाली कहा। आलिया, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह मुझसे नफ़रत करते हैं। आलिया, मुझसे नफ़रत करते हैं वह। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। आलिया ने जब नंदिनी के बारे में यह सब शब्द सुने तो उसकी आंखें लाल हो गई। वह भी गुस्से से उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। किसने कहा यह सब कुछ? आलिया ने कठोर शब्दों से नंदिनी से पूछा। नंदिनी रोते हुए बोली, उन्होंने हमारी पहली रात को कहा। फिर वह जो कुछ भी हुआ आलिया को बताने लगती है। आलिया जैसे जैसे सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तूने मुझे कल रात फ़ोन क्यों नहीं किया? कल रात ही बुला लिया होता मुझे। तुझे यह सब गलत बातें तो सही नहीं पड़ती। आलिया ने कठोर शब्दों से नंदिनी की बाहें पकड़ते हुए उसे झकझोर कर कहा। आलिया नंदिनी के लिए बहुत पजेसिव थी और नंदिनी के बारे में यह शब्द सुनकर मानो वो अपना आपा खो ही बैठी थी। उसकी आंखें लाल और गुस्सा चेहरा गुस्से की वजह से और नंदिनी की आंखों के आंसू की वजह से आग के जैसा सुलगने लगा। फिर आलिया नंदिनी के चेहरे की तरफ देखती है और उससे कहती है, उस आदमी के लिए तुम अपने आंसू क्यों बहा रही हो? उसे ना ही तुम्हारी फिक्र है और ना ही तुम्हारी कदर, तो उसके लिए अपनी आंखों में आंसू क्यों ला रही हो? आलिया की बातें सुनकर नंदिनी और ज़ोर से रोने लगती है और बोली, क्या करूँ आलिया, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आलिया फिर से कठोर शब्दों में बोली, तुम्हें समझना होगा, जिस इंसान को तुम्हारी कदर ना हो उस इंसान के लिए आंसू बहाना छोड़ दो। वह तो किसी और से प्यार करता है ना,
तो तुम क्यों उसके लिए आंसू बहा रही हो? जिस इंसान का चरित्र ही खराब हो वह उस इंसान के लिए क्यों सोचे? यही मानना आलिया का था। वैसे भी वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तो सुचिल अपना एमबीबीएस पूरा करो। वह जो भी करे उस पर ध्यान मत दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अपनी लाइफ में जो करना है वह करो, चाहे वह जो करे उसे करने दो। और एक बात याद रखना, खुद से डाइवोर्स कभी मत मांगना, वरना उसे लगेगा क्यों तुमने सच में पैसों के लिए शादी की थी। अगर वह डाइवोर्स मांगे तो एक पल के लिए भी मत सोचना और दे देना। आगे भी तुम्हारी जिंदगी है, उसे तुम्हें जीना है, आलिया ने नंदिनी को समझाते हुए कहा। नंदिनी ने भी किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। फिर आलिया नंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, और हाँ, उसके सामने झुकना मत। वह जो कहे उसका पलट कर जवाब ज़रूर देना। तुम मेरा स्ट्रांग बच्चा हो और तुम ही ऐसे वीक हो जाओगी तो उसका सामना कैसे करोगी? और आज के बाद ये आंसू मुझे तुम्हारी आंखों में दिखने नहीं चाहिए। और उसने जो भी कहा है हम उसका बदला लेकर रहेंगे। तुम्हें पता है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आलिया ने सवाल करते हुए नंदिनी से पूछा। समीरा खन्ना, नंदिनी ने बस इतना ही जवाब दिया। और यह बात तुम्हें कैसे पता? आलिया ने फिर से सवाल किया। नंदिनी, मैंने उसकी फ़ोटो वार्डरोब में देखी थी। फिर उस फोटो को मैंने गूगल स्कैन पर सर्च किया तो मुझे उसका अकाउंट मिला। वहीं से मुझे उसकी सारी जानकारी मिली। वह एक ग्रेट एक्टर है जो कि चौहान प्रोडक्शन हाउस में काम करती है। यह राजवीर का एक अलग प्रोडक्शन हाउस है, चौहान इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। नंदिनी ने आलिया को बताया। तेरी सौतन तो एक्ट्रेस निकली। जो आदमी तुझे इज्जत के बारे में सिखा रहा था वह कैसे भूल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड के एक्टर हैं और बॉलीवुड की गटर की तरह हैं। इंडस्ट्रीज में जितनी बड़ी एक्ट्रेस उतने गहरे उसके राज। इतना कहकर आलिया एक कुटिल मुस्कान मुस्कुरा देती है। आलिया नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, अब चल, हम बाद में बात करेंगे, क्लास का टाइम हो गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव बहुत बोलेंगे अगर हम लेट हो गए तो। नंदिनी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों वहाँ से अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। दोपहर का वक्त, मुंबई शहर की सबसे बड़ी इमारत में जो कि एक धूप में जगमगा रही थी। वह इमारत लगभग 25 मंजिला होगी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था चौहान ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज। वहीं उसी इमारत के एक रूम के अंदर 29 साल का नौजवान ब्लैक बिजनेस सूट में आंखों पर ब्लैक शेड लगाए हुए अपनी कैबिन में किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने एक लॉयर था जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल की थी। वह लॉयर दिखने में उम्र दराज लग रहा था। नौजवान कहता है, डाइवोर्स पेपर रेडी है और मैं कब तक उस लड़की से डाइवोर्स ले सकता हूँ? मिस्टर राजवीर चौहान, आप भली भांति जानते होंगे हमारी कानून व्यवस्था को। आप बिजनेसमैन जो ठहरे, फिर भी आपको डाइवोर्स लेने की इतनी जल्दी है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपनी पत्नी को 6 महीने बाद ही तलाक दे सकते हैं। तब तक के लिए आपको एक छत के नीचे ही रहना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, आपको यह करना पड़ेगा, लॉयर ने राजवीर से कहा। ये क्या बात कर रहे हो वकील साहब? मैं आपको इस बात की तनख्वाह नहीं देता हूँ कि आप मुझे कारण बताएं। मुझे इसका सही और सटीक जवाब चाहिए। मैं उस लड़की को मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 6 महीने दूर की बात है। मिस्टर चौहान, आपकी शादी को एक दिन भी ढंग से नहीं हुआ है और आप डाइवोर्स लेने चले हैं। अगर जज ने हमसे यह पूछा कि आपको डाइवोर्स लेना था तो शादी क्यों की, तो क्या जवाब देंगे आप उन्हें? इतना कहकर लॉयर राजवीर की तरफ देखने लगता है। वहीं राजवीर किसी गहरी सोच में लॉयर की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, फिर 6 महीने की कोई भी डेट फिक्स कर लो, हम तभी डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तभी कोई केबिन का दरवाज़ा खटखटाता है। राजवीर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, कम इन, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलता है और राजवीर के ही हम उम्र का एक शख्स अंदर प्रवेश करता है। उसने ब्लैक कलर का एक बिजनेस सूट, गले में टाई, आंखों पर ब्लैक एंड शर्ट्स और हाथ में पकड़ा हुआ एक टैब था। राजवीर उस शख्स की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बात है दीपक? दीपक, राजवीर का असिस्टेंट, उसे कहता है, सर, आपके फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी लॉयर मिस्टर शुक्ला आपसे मिलना चाहते हैं। 5 मिनट बाद उन्हें अंदर भेज दो, राजवीर ने ठंडी आवाज़ में कहा।
फिर वह अपने सामने बैठे हुए लॉयर को जाने का इशारा करता है। लॉयर इशारा पाते ही वहाँ से चला जाता है। फिर राजवीर दीपक को इशारा करता है कि वह फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लॉयर को बुलाए। दीपक इशारा पाते ही अपनी टैब में एक मैसेज करता है। एक बीप के साथ वह मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तभी अंदर एक 35 साल का नौजवान वकील दाखिल होता है। उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। आंखों पर नज़र का चश्मा उसकी काबिले ही गवाही दे रही थी कि वकील राजवीर के सामने आता है और राजवीर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। वकील चेयर पर बैठ जाता है और राजवीर की तरफ देखने लगता है। बताइए मिस्टर शुक्ला, क्या काम निकाला आपने? आज राजवीर ने खाली आंखों से वकील की तरफ देखते हुए कहा। एडवोकेट मिस्टर शुक्ला राजवीर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह फाइल लाया था जो आपके दादाजी ने भेजी है। कैसी फाइल? राजवीर ने प्रश्न भरी नज़रों से एडवोकेट मिस्टर शुक्ला की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर शुक्ला, शेयर्स ट्रांसफ़र की फाइल है यह। राजवीर नासमझी से बोला। शेयर ट्रांसफ़र? वो भी अचानक? और किसके नाम पर? वह भी मुझे बिना बताए किसके नाम पर शेयर ट्रांसफ़र हुए थे? तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि अब आगे कहानी में क्या होगा, तो इस कहानी का अगला एपिसोड ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।